ये जो है ना, जो एक्सप्लेनेशन ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस के अंदर सिंपल ये है कि आपका जो ईपीएस है वो रिड्यूस हो जाएगा बाय इन बेसिक ईपीएस ड्यू टू पोटेंशियल इक्विटी शेयर जो भी आपके फ्यूचर में आने हैं। सिंपल सी ये बात होगी, ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस हम यहाँ पर ये चीज़ अप्लाई ही नहीं करते। कौन सी वाली चीज़ अप्लाई नहीं करते? ये जो प्रूडेंस वाली बात है, इस केस में हम ये करेंगे कि जो हमारा एंटी डाइल्यूटिव हो सकता है। एंटी डाइल्यूटिव कब हो सकता है? जब हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट जो हमारी सेव हो रही है दैट इज़ मोर, और जो हमारी इक्विटी शेयर्स कन्वर्ट हो रहे हैं वो हमारे कम हो रहे हैं, तो उस केस के अंदर ऐसा हो सकता है। उसके बाद में हम आ जाते हैं पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स के ऊपर। पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स जो भी हो सकते हैं, उसमें ये भी हो सकते हैं, उसमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रखे हैं वो कन्वर्टिबल बॉन्ड्स हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो सकते हैं, ईसॉप्स हो सकते हैं, वारंट्स हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं। ये एडजस्टेड ईएई हो जाता है, मतलब उसके अंदर वो ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट जो भी आपका सेव हो रहा है या कॉस्ट सेविंग जो भी हो रही है दैट विल बी काउंटेड हेयर। एंड अगर आपके कोई जो शेयर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, जो कि पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स जो हो जाएंगे, वर्ड टू बी मार्क इज इक्विटी शेयर्स यहाँ पर, तो वो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट्स इसके अंदर क्या आ गया? बॉन्ड्स, पीएससी, कुछ भी हो सकते हैं ये सब चीज़ें। इसके अंदर दो फेज में बढ़ जाते हैं, एक मैंडेटरी कन्वर्जन में, ऑप्शनल है। मैंडेटरी में हमें पता है कि हमें कैश में ही, इसमें कोई कैश पे नहीं होगा, हमें पता है कि इसमें कोई कैश पे करना ही नहीं है। मैंडेटरी है कि इतने दिन बाद ये आपको इक्विटी शेयर्स में ही कन्वर्ट हो जाएंगे। कोई भी इन्होंने बॉन्ड्स दे दिए, ईसॉप्स दे दिए, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस जो दिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को वो दे दिया, तो वो उसमें ही कन्वर्ट हो जाएंगे। इट विल बी द ऑप्शन चॉइस ऑफ द होल्डर, वो या तो कैश ले सकते हैं या शेयर ले सकते हैं। जो ऑप्शन होल्डर है, जिसके पास में ईसॉप्स है या जो प्रेफरेंस शेयर्स है जो भी कन्वर्ट होने हैं, जिसके पास भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी है, उसके पास ऑप्शन है। तो इसका एक एग्जांपल दे रखा था एक्चुअल रेट के ऊपर, कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट ये 10 लाख रुपए के हैं, 10 मार्केट रेट दे रखा है 12%। सिंपल से एक बात याद रखना, ड्यू होगा मार्केट रेट पे, पेमेंट हमेशा एक्चुअली होगी। ये जो है ना, ये 1 लाख रुपए एक्चुअल पेमेंट है, जो कि मतलब एक्चुअल में उसके ऊपर बन रहा है। 10 लाख का 10% इज 1 लाख रुपीज़, 12% होता तो 1,20,000 होता। लेकिन जब हम इसकी जब हम प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करेंगे तो हम आज का जो मार्केट रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही तो करेंगे, या जो हमने एक्चुअल में वो लिया है उससे तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए ना। जो कि हमारा मार्केट रेट चल रहा है हम हमेशा उसी पर ही किसी चीज़ की प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करते हैं। तो आउटफ्लो उसमें हो गया 1 लाख, ये लाइबिलिटी कंपोनेंट आ गया। लाइबिलिटी कंपोनेंट ऑब्लिगेशन टू पे इन कैश, जो भी हमारी ऑब्लिगेशन है, ठीक है, तो ऑब्लिगेशन टू पे इन कैश वो तो इतनी ही है, 2,40,200, ठीक है। और इक्विटी कंपोनेंट रिमेनिंग 10 लाख में से जो बच गया वो इसका इक्विटी कंपोनेंट हो गया। इसमें ये थी कि हमें पता है जो भी हमने फ्यूचर में, हमें आज ही पता है कि हमारे फ्यूचर में कन्वर्ट हो ही जाएंगे, तो वो तो हमारा इक्विटी कंपोनेंट हो ही गया पूरा, ठीक है। और लाइबिलिटी कंपोनेंट जो है, लाइक फाइनेंशियल लाइबिलिटी जो भी, लेकिन इक्विटी कंपोनेंट जो बात याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि हमें पहले से दिन से पता है कि हमारा इतना पोर्शन जो है इक्विटी का होगा, और जो भी हमारी इंटरेस्ट या कॉस्ट जो भी होती है वो हमारी लाइबिलिटीज़ पर होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल पे नहीं होती। बैलेंस शीट साइड पे देख ले, एक होती है आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल, एक होती है आपकी लाइबिलिटीज़। तो जो आप कॉस्ट जो इनकर करते हो आप लाइबिलिटीज़ के लिए इनकर करते हो, आप इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए इनकर नहीं करते। मे बी आप डिविडेंड पे करते हो बट वो उस तरह का नहीं होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट जब, हाँ, इसकी एक जो इम्पोर्टेंट बात ये है वो ये होती है कि जब भी हम इनिशियल रिकॉग्निशन करते हैं, मतलब जब भी उसको हम फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं, व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग इट द फर्स्ट टाइम इन आवर बुक्स, सो वी हैव टू डू वन पर्टिकुलर थिंग, दैट वी हैव ऑब्टेन 10 लाख रुपीज़, and out of that 2,40,200 would be the equity portion and 7,59,800 would be the earlier one would be liability component and the other one would be, the next one would be equity portion। तो इस तरह से हो जाएगा ये, मतलब पहले दिन ही हमें अपने रिकॉर्ड कर लिया अपनी बुक्स में जो भी हमें करना है। फिर उसके बाद में एक लाइबिलिटी कंपोनेंट का वो आ जाता है कि हमने इतना, हमारे पास में इतना पड़ा है लाइबिलिटी कंपोनेंट, उसके ऊपर हमने इतना इंटरेस्ट चार्ज किया 28,824 का और पे कर दिया इतना 1 लाख जितना भी है, ठीक है। इस तरह से कंप्यूट होता जाएगा। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये मतलब जो भी हमारा मार्केट रेट वाला है वो हमारा P&L में आता है, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी P&L में दिखा रखा है, हमने ये चीज़ यूज़ होगी आगे जाके, ये हमने ऑलरेडी दिखा रखा है। इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट बन रहा है, जो 7,59,800 है, इसके ऊपर तो कोई इंटरेस्ट नहीं बनता, इक्विटी चीज़ है ये, तो इसके ऊपर तो कोई इंटरेस्ट नहीं बन रहा ना, तो ये आगे चल के हो रहा है। एक और बात थी जो कि मैंडेटरी कन्वर्जन में ना, जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं BPS नथिंग इन DPS, जो भी आपका मैंडेटरी कन्वर्जन के अंदर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता।
DEPS पे, मतलब डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर्स पे। सारा इम्पैक्ट इसका BEPS पर ही आता है। ये इट इज़ फर्दर एक्सप्लेन यहाँ पर। This security do not link with diluted EPS. It will be assumed the number of share promised on conversion have been issued on the date of entering the contract. It's a sort of assumption. We assume कि जिस दिन हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हमने उसी दिन उतने शेयर्स जो है प्रॉमिस करने के, जो भी हमने प्रॉमिस किए थे कन्वर्जन के लिए, वो हमने इशू कर दिए। वी विल एज्यूम इन सच अ वे, तो वो हमारा WANS के अंदर ऐड हो जाएगा। शेयर्स हो गए हमारे 10 लाख के, ओपनिंग बैलेंस इतने का हो गया, इशू इतने के हो गए। एक 12 मैंडेटरी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं 100 के, विच आर कन्वर्टेबल इनटू 3 साल बाद हमें पता है इतना हो जाना है, तो वो उसके अकॉर्डिंग नहीं हो जाएगा। यहाँ पर हाँ, जो एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है WNS की, वो यहाँ से तो डेट्स उठा लिया कर कि पहले यहाँ पे आ रही है 1/4/2 को एक बार कन्वर्ट हुआ, सिर्फ सेकंड जो वो 1/7 को हुआ न्यू इशू, 1/10 को। इसका जो क्रक्स है वो यही है कि आपको इसके अंदर इसको एक मैंडेटरी कन्वर्जन को एक न्यू इशू की तरह समझना है कि हमने कोई न्यू इशू किया है। जब न्यू इशू करते हैं तो उसके अंदर कोई आपकी इंटरेस्ट सेविंग नहीं होती है, सिंपल सी बात, ठीक है। बस आपके नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो ऐड हो जाते हैं, वो मतलब बढ़ जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। उसके बाद में आ जाता है ऑप्शनल कन्वर्जन, पेज नंबर 3 पे। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि इंटरेस्ट जो है वो 10% का, रेट ऑफ 100 ईच, मार्केट रेट 12% चल रहा है। 3 साल बाद वो डिमांड कर सकता है आपसे, कैश भी कर सकता है या इक्विटी शेयर्स भी कर सकता है। अगर वो डिमांड करता है आपसे कैश, तो आपकी एक लायबिलिटी हो गई ना, एन ऑब्लिगेशन टू पे समथिंग इन कैश, सो यू विल हैव टू ऐड दैट अमाउंट हेयर। ये 7,83,200 आपने वो अमाउंट यहाँ ऐड करोगे, ठीक है। तो आपका लायबिलिटी कंपोनेंट इतना हो गया। बट अगर यही चीज़ आपको नहीं पे करनी पड़ रही है ना, तो इक्विटी पोर्शन हो गया ना वो एक तरह से, तो आपको मतलब नहीं पे करनी पड़ रही है इतनी अमाउंट इन फ्यूचर, तो आप ऑब्वियसली उस चीज़ को जब DEPS के अंदर दिखाओगे तो आप उसको इस तरह से लोगे ना कि आपकी कॉस्ट सेविंग हो गई, नहीं तो आपको ये चीज़ पे करनी पड़ती इन कैश, ठीक है। लेकिन ऊपर वाले के अंदर जो हमारा मैंडेटरी कन्वर्जन, तो हमें पहले दिन से पता है, लेकिन यहाँ पर नहीं पता। यहाँ पे ये ऑब्लिगेशन टू पे इन कैश हो सकती थी, तो उसके अकॉर्डिंग हम बाई बैंक कर लेंगे, इंटरेस्ट उस पर चार्ज कर दिया, बैंक से पेमेंट होगी 1 लाख रुपए की, जो भी चल रहा है उसका रेट, उसके अकॉर्डिंगली ये हमारा लायबिलिटी कंपोनेंट है टोटल, जो हमने यहाँ से कंप्यूट कर लिया था कि हमारे लायबिलिटी पोर्शन से हमारा बैंक के अंदर इतना है और इक्विटी पोर्शन से हमारा इतना है। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर हो गया और हमारा बैलेंस कैरी डाउन इतना आ जाएगा, जो कि ये 10 लाख रुपए, मतलब कि जो हमने एक्चुअल में ऑब्टेन करे हैं वो हमने 10 लाख ही करे हैं। तो जब इसकी पेमेंट और वो सब करके आएंगे ना, तो ये हमेशा लास्ट में इतना ही रहता है। यहाँ हो गया, इंटरेस्ट बढ़ गया, इतना पेमेंट कर दिया, इतना आ गया, फिर इसके ऊपर फिर से इंटरेस्ट चार्ज हुआ, इतना पे कर दिया, इतना आ गया, इतना फिर से हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया, इसके ऊपर हमने इतना इंटरेस्ट चार्ज किया, इतना पे कर दिया, तो अब इतना ही बचा। फिर धीरे 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 करके ना यहाँ पे एट द एंड ऑफ 3rd ईयर बढ़ जाता है। ये एक डाउट है, इसको बाद में एक बार देखेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं एक बार डाउट। इसमें डाउट यही है कि ऐसा क्यों होता है, जो भी ये है, ठीक है, कि ये क्लास में आके 10 लाख जो बन जाता है, ये क्यों बढ़ जाता है, 10 लाख क्यों हो जाता है, लिख देते हैं क्यों 10 लाख हो जाता है। आपको भी पता हो तो कमेंट सेक्शन में नीचे बताना, मुझे नहीं पता, मैं भूल चुका हूँ भाई। Concept of optional convertible bonds or preference shares in EPS. As per the provision of India's 33, optional conversion shall be considered while computing DEPS. मतलब कि optional conversion को हम जब हम DEPS करेंगे तो हम उसको compute करेंगे, because it's an outstanding promise, क्योंकि ये हमारे एक outstanding promise है, हमारा मतलब ये due है, मतलब कि ये हमारा promise बचा हुआ है which for future issue of shares. The following point should be considered while adjusting optional securities in DPS. एक और डाउट यहाँ पर ये उठता है कि हमें कैसे पता कि वो जो चीज़ है वो हम फ्यूचर में सेटल करेंगे इन शेयर्स, इसीलिए तो उसको DEPS बोलते हैं। वहाँ तो पता ही था कि वो कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर यह कि इसकी पॉसिबिलिटी है, अगर फ्यूचर में ऐसा हो जाता है तो, अगर वो ऑब्टेन कर लेते हैं तो, इसीलिए तो इसको प्रूडेंस बताया गया था।
टेक फाइनेंस इसका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, ये के अंदर में अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शोल्डर्स के अंदर हम ये ले लेंगे जो लाइबिलिटी कंपोनेंट है इनकम टैक्स एज सेविंग, दिस नो लाइबिलिटी कंपोनेंट सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स सेविंग, जो भी हम इनकम टैक्स पे सेव कर रहे हैं उसको बचा के जो भी हम, क्योंकि अगर वो होगा तो उसके ऊपर इनकम टैक्स को पे करना पड़ेगा, तो नेट जो है आपका अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शोल्डर्स के अंदर वो वाली अमाउंट हो जाएगी। 1 लाख के ऊपर 30% का टैक्स कटता है तो 70,000 रुपये की आपकी सेविंग हो गई इंटरेस्ट के अंदर। नेट जो सेविंग हो आपकी 70,000 की, 1 लाख की नहीं है। कैंसिल करंट ईयर इंटरेस्ट ऑन लाइबिलिटी कंपोनेंट सब्जेक्ट टू टैक्स एडजस्ट, जो भी आपने करंट ईयर के अंदर इंटरेस्ट लाइबिलिटी कंपोनेंट सब्जेक्ट टू टैक्स एडजस्ट, वो भी ये वाला एक डाउट वाली चीज़ है, ये देखना एक बार इसका क्या मतलब है। यहाँ पर लिख देते हैं ये डाउट है कि इसका क्या मतलब है, सिंपल सा यही है डाउट। तो ये एक बार देख लेना कि इसको यही है कि इसको जो करंट ईयर का होता है ना उसको हम ऐड कर लेते हैं, कुछ ऐसा होता है इसके अंदर, ठीक है। टेक प्रॉमिस इशूएबल इफ कन्वर्स ऑप्शन इज एक्सरसाइज, एडजस्टमेंट इन वैल्यू, टेक प्रॉमिस्ड इशूएबल शेयर्स इफ कन्वर्जन ऑप्शन, अगर वो ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाएगा देन व्हाट वुड बी योर रिजल्टेंट इक्विटी शेयर्स, सो वी हैव टू टेक दैट पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स हियर। WANS प्लस इंक्रीज इन शेयर सब्जेक्ट टू कन्वर्जन, मतलब यही these are already equity shares plus increase in shares subject to conversion, okay। कैलकुलेट करंट ईयर फाइनेंस कॉस्ट, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो हमने निकाल लिया, वो 10 लाख के शेयर्स रहे होंगे तो उसके ऊपर 12% का रेट जो ओरिजिनल होगा 12% डिवेंचर से कुछ होंगे तो उसके ऊपर मार्केट रेट लगाया गया है ये वाला। ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 20 लाख रुपये, वो 20 लाख के होंगे, 20 लाख के ऊपर मेरे को लगता है 20 लाख के ऊपर 6% का वो रहा होगा, चेक कर लेना बाद में, वैसे ठीक है। बेस्ट इंटरेस्ट पेमेंट वुड बी ऑब्वियसली एक्चुअल रेट, ये मैंने लिखा था ऐसे। तो ये लाइबिलिटी पोर्शन हो गया विच माइट यू हैव टू पे इन नियर फ्यूचर इन कैश, यू माइट हैव टू पे, दैट्स स्टिल दैट पर्टिकुलर थिंग इज द लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है, लाइबिलिटी के ऊपर एक आपको कॉस्ट पे करनी पड़ती है उस अमाउंट को रिटेन करने के लिए, उस अमाउंट को यूज़ करने के लिए। बट इन फ्यूचर इट माइट बी पॉसिबल कि आप उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर लो, अब वो आपकी इक्विटी शेयर्स हो जाए। तो जब वो आप ये सोचोगे फ्यूचर में मेरे इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे, तो जब आपने उसके ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट जो आपने इंकर करी है आप उसको तो नहीं छोड़ सकते ना, वो इंटरेस्ट कॉस्ट तो आपको लेनी पड़ेगी ना, कि 18,47,720 की जो आपका लाइबिलिटी पोर्शन है उसके ऊपर आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो सेव हो सकती है 1,66,925 रुपये की, जब आप उसको वो करेंगे, ठीक है। 1,66,925 इंटरेस्ट सेविंग हो रही है हमारी। कोई यहाँ पे वो दे नहीं रखा था इसलिए हमने वो चीज़ स्किप कर दी जो हमारा टैक्स का रेट था, नहीं तो यहाँ पे टैक्स रेट हम डिडक्ट करते। तो यहाँ पे 1,66,925 की हमारी कॉस्ट सेविंग होती है। लेकिन अगर हम ऊपर वाले से कंपेयर करें, ठीक है, वो तो हमारी थ्रू आउट आवर लाइफ, मतलब थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द कंपनी जो भी है, वो जो ऊपर रह गया था इक्विटी लाइबिलिटी वाला था, इक्विटी मतलब जहाँ पे मैंडेटरी कन्वर्जन था वहाँ पे तो वो लाइबिलिटी ही रहेगी ना बाद में भी और हमेशा, ठीक है। इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट बनता है वो हमने ऑलरेडी चार्ज कर रखा है, इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट बनता ही नहीं है। इसके ऊपर जो बनता है हमने ये चार्ज कर रखा है बेटा, ये रहा इंटरेस्ट हमने चार्ज कर रखा है, लेकिन इसके ऊपर तो कोई बनता ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया 1 लाख कितना था वो, 1,84,000, तो इसके ऊपर इतना बन गया, ठीक है। ये हमारी इंटरेस्ट सेविंग हो जाएगी। इंक्रीमेंटल सेविंग हम यहाँ से कंप्यूट कर लेंगे। इंक्रीमेंटल की मतलब हमारा जो पहले से है उसमें जो इंक्रीज़ हुआ है, पहले की सेविंग, पहले की जो हमारी वो है उसके कंपैरिजन में कितना इंक्रीज़ हुआ है। 1,04,925 हमारी इंक्रीमेंटल सेविंग है। किसके ऊपर? 5 लाख शेयर्स के ऊपर। 5 लाख शेयर्स आर द शेयर्स जो कि हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे, उसके ऊपर हमने इतना बचाया है। तो हमने 0.33 हर एक पर्टिकुलर शेयर पे बचाया है। इट विल गिव डाइल्यूटेड रिजल्ट बिकॉज इट इज़ लेस देन बेसिक ईपीएस। जो हमारा बेसिक ईपीएस निकला था वो 0.833 था, तो उससे तो कम है, ठीक है। तो इससे ये बात तो पता है कि ये एंटी डाइल्यूटिव नहीं है, तो हम इसके लिए सेकंड स्टेप के लिए जाएंगे। तो 10 लाख के अंदर एक वो ऐड कर लेंगे और वो शेयर्स हैं वो नीचे ऐड कर लेंगे, तो 0.69 हो जाएगा हमारा DEPS। BPS विल डिक्लाइन। तो यही यहाँ पे लिख दिया, इट्स अ कंडीशनल स्टेटमेंट। अगर डिवेंचर होल्डर इस चीज़ के लिए जाते हैं ऑप्शन टू बी, देन इट विल डिक्लाइन टू 0.833 टू 0.69। इसके ऊपर एक इंक्रीमेंटल नोट EPS यही लिख रखा है कि मैंडेटरी फॉर ईच पोटेंशियल शेयर बिफोर इट्स एडजस्टमेंट इन DPS कैलकुलेशन इंक्रीमेंटल EPS।
इंक्रीमेंटल ईपीएस का जो कंप्यूटेशन दैट इज़ मैंडेटरी फॉर ईच पोटेंशियल शेयर, जो हम उससे पहले डीपीएस निकालने से पहले इंक्रीमेंटल ईपीएस निकालना पड़ता है। इसका एक ही रीज़न है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो सिचुएशन हो एंटी डाइल्यूटिव, तो वहाँ पे तो आपको ज़रूरत ही नहीं है आगे कंप्यूट करने की ईपीएस, तो एक तरह से आपकी टाइम बचा लेगा। टाइम बचा लेगा मतलब एक फॉर्मेट है दैट यू हैव टू फॉलो। एडिशनल पॉइंट टू बी कंसिडर फॉर एडजस्टमेंट फर्स्ट। एडजस्टमेंट फर्स्ट क्या थी, जो भी थी ऊपर लिख रखी है। इफ़ मार्केट रेट इज़ नॉट गिवन इन क्वेश्चन, तो हम एक्चुअल रेट लेंगे, भाई नहीं दे रखा हमें मार्केट रेट, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा अगर मार्केट रेट नहीं दे रखा, आप इक्विटी और लाइबिलिटी पोर्शन नहीं कंप्यूट कर सकते, वो अगले क्वेश्चन में एक जगह हुआ भी है यहाँ पर नीचे। तो अगर आपको मार्केट रेट नहीं दे रखा ना, तो आप प्रेजेंट वैल्यू उस चीज़ की कंप्यूट नहीं कर सकते हो, अपने मन से नहीं सोच लोगे कि आप IRR निकाल लें, यहाँ पे वो नहीं करना, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ BEPS एंड DEPS, BEPS के अंदर हो गया ये 5 लाख 10 लाख से डिवाइड कर दिया तो BEPS आ गया। DEPS के लिए इंक्रीमेंटल EPS के लिए 10 लाख का 10% यहाँ पे इन्होंने टैक्स कर वहाँ पे रेट दे रखा था, तो यहाँ पे इन्होंने टैक्स वो सेव कर लिया और इतना निकाल दिया। इट इज लेस देन बेसिक ड्यूटी, इट विल बी गिवन डाइल्यूटिव इफेक्ट 4.97 निकलेगा। वी कुड नॉट स्प्लिट ऑफ गिवन इंस्ट्रूमेंट टू लाइबिलिटी कंपोनेंट बिकॉज मार्केट रेट इज नॉट गिवन, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि यहाँ पर जैसे नहीं दिया होगा तो आप उसमें कंप्यूट ही नहीं कर सकते, तो वो एक स्टेप कट गया, एक तरह से वो हट गया, ठीक है, नहीं तो आप सारा प्रोसेस उसके बाद में स्टार्ट करते। 123 के अंदर एक क्वेश्चन है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये मैंने खुद ही सॉल्व किया था, वैसे तो इसके अंदर सेविंग हो जाएगी, वो 1000 रुपये ना मैनेजमेंट को बोनस मिलता है 1% का, ठीक है, दैट इज़ बिफोर टैक्स था समथिंग, तो इसको आफ्टर टैक्स बनाने के लिए आपको इसके ऊपर ये रहा, सॉरी यहाँ पर 1000 रुपये का आपने सेविंग करी इंटरेस्ट के अंदर, तो मतलब 1000 से प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ गया मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, तो ये 1000 रुपये के 1% उनको दे दो कुछ, तो 10 रुपये निकल जाएंगे, लेकिन ये हमारा एक एक्सपेंस है तो इसके ऊपर हमारी टैक्स सेविंग होगी, ठीक है। अगर बचता है इंटरेस्ट तो उसके ऊपर टैक्स इनकर होता है, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकर कर रहे हो तो उसके ऊपर टैक्स सेव होता है, अपोजिट होता है, ठीक है, एडवाइस वैसा। वी हैव टेकन सेविंग एट एक्चुअल रेट बिकॉज मार्केट रेट इज नॉट गिवन, ठीक है बेटा। फिर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशूड इन करंट ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट, इन केस पोटेंशियल इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स हैव बीन इशूड इन करंट बट नॉट इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर। अगर आपके बिगिनिंग में नहीं इशू करे वो एट द मतलब 1/4/2019 को आपने नहीं इशू करे पोटेंशियल इक्विटी शेयर इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, जो अब यहाँ पे बात आ गई है, जो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स या शेयर्स हैं वो आपने इशू कर दिए, ठीक है, अभी तक तो ये हो रहा था उसका BDEPS वो सब निकालते रहो, लेकिन यहाँ पर आपने इशू कर दिए, ठीक है, बट वो आपने बिगिनिंग में नहीं किए, मे बी 3 महीने बाद किए, तो जो ये थोड़े अजीब से कंसेप्ट हैं। पॉइंट 2 और इसके नीचे वाला भी एक हो रहा है, इसमें ये थोड़ा अजीब सा है कि जो कन्वर्जन है वो ऑप्शनल है, ठीक है, मैंडेटरी तो होता तो वो स्टार्टिंग में ही ट्रीट हो जाता है एज अ न्यू इशू, याद रखना एज अ न्यू इशू। ये इन्होंने किया ड्यूरिंग द करंट ईयर 1/10/2000 कंपनी इशू 10% कन्वर्टेबल डिवेंचर्स which can be converted after 5 years at the 1% conversion is optional, calculate EPS, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, 10 लाख के ऊपर 10 वो निकाल लिया और इंक्रीमेंटल EPS निकालने के लिए 6 महीने जो आपने इसके ऊपर कॉस्ट सेव करी है वो आपने स्टार्टिंग के 6 महीने करी है, जो आपने स्टार्टिंग के 6 महीने आपने उसके ऊपर कॉस्ट इनकर करी है वो आपने अपने P&L के अंदर दिखाया होगा 100%, ठीक है, लेकिन अब आपने वो कन्वर्ट कर दिया तो आपकी वो इस महीने मतलब अब जब आप कंप्यूट कर रहे हो फॉर दिस रेलिवेंट ईयर, तो वो तो आपकी कॉस्ट सेव हो गई ना, इतने 6 महीने के लिए आपकी वो कॉस्ट सेव हो गई, ठीक है, जो भी उसके ऊपर कंप्यूट किया होगा तो वो 6 महीने के लिए सेव हो गई। उसके बाद में तो यार तुमने कंप्यूट ही नहीं किया होगा ना, तुम्हें पता लग गया कि यार वो इक्विटी शेयर्स के अंदर तो तुमने 6 के लिए ही किया है, जो उसकी अमाउंट आपने P&L के अंदर दिखाई होगी दैट वुड हैव बीन फॉर 6 मंथ, उसके बाद तो वो लायबिलिटी नहीं रह गई आपके लिए, वो आपके लिए इक्विटी बन गई, तो आपने 6 महीने के लिए ही दिखाया होगा। और 10,000 × 100 × 6/12 ये बाकी के 6 महीने रहे ना, स्टार्टिंग के 6 महीने तो नहीं था, एक तरह से न्यू इशू जो हुआ है वो 6 मंथ्स के बाद हुआ है, तो इस तरह से ही हो जाएगा। अगर कन्वर्जन मेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, ये क्या था, कन्वर्टेबल आई मीन इशूड इन करंट ईयर, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और शेयर्स जो हैं वो आपने, अच्छा कन्वर्जन तो भाई वहाँ पर हुआ है, यहाँ पर तो आपने जो बॉन्ड्स और वो है ना आपके वो इशू करे हैं, ठीक है,
तो हाँ, बात तो यहाँ पे वो अप्लाई होती है, देख लेना इसको, ठीक है। इफ एनी कन्वर्जन कन्वर्ट प्रेफरेंस शेयर हैज टेकन प्लेस ड्यूरिंग द ईयर देन फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसीडर। टाइम पीरियड बिफोर कन्वर्जन 1/4 से 31/3, 4 मतलब पूरा 1 साल है ना, 1/4 से 31/3 तक। टाइम पीरियड बिफोर कन्वर्जन, टाइम पीरियड आफ्टर कन्वर्जन। बिफोर कन्वर्जन मतलब कि हमने यहाँ कन्वर्ट कर दिया, उससे पहले को किस तरह से हम कंसिडर करेंगे और उसके बाद के पीरियड को हम किस तरह से कंसिडर करेंगे। इट इज़ कंसिडर फॉर बेसिक ईपीएस। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि अब तो भाई हमारे पास में वो है, वो तो हमारे बन गए हैं, तो हम उसको बेसिक ईपीएस के लिए करेंगे वाइल कंप्यूटिंग डब्ल्यूएनएस। इट इज़ कंसिडरेबल फॉर डीईपीएस एंड इंक्रीमेंटल ईपीएस विद टाइम फैक्टर। अभी तक तो हमें पता ही नहीं था ना इस कन्वर्जन, हमें थोड़ी हम पता है कि इस दिन कन्वर्ट हो गया, इससे पहले तक के लिए तो हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे ना। इट कैन ऑल्सो बी सेड वी विल कंसिडर द कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इन बेसिक ईपीएस एज वेल एज डाइल्यूटेड ईपीएस। हाँ, दोनों के लिए हम इसको कंसिडर करेंगे, लेकिन टाइम फैक्टर को ध्यान में रखते हुए जब हम फर्स्ट वाला निकाल रहे हैं, यानी कि बिफोर कन्वर्जन। इफ कन्वर्जन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द करंट ईयर। तो ये टेस्ट ऑफ नॉलेज का एक क्वेश्चन था बेसिक ईपीएस के ऊपर, ये और डब्ल्यूएनएस निकाल दिया था। 1/1/3 से 31/12, तो 3 महीने का वो निकल गया था। फिर 1/4 से 31/12 तक, क्योंकि चौथे महीने में चेंज होता है, इसलिए 3 महीने का निकाल दिया था कि ये 10 लाख रहे हैं। फिर 10 लाख के ऊपर 2,50,000 इंटू कन्वर्टेड 120, जितने भी तरह के वो 9 महीने के लिए रहे हमारे पास में। जो हम निकाल रहे हैं ये 1,10,22,500, ये जो हमारे शेयर्स हैं, ये हमारे पास कितने महीने रहे, 3 महीने बाद तो कन्वर्जन हो गया, तो 9 महीने के लिए हमारे पास वो शेयर्स रहे। डीईपीएस ये 3 महीने के लिए किया जाएगा, ये 9 क्या है तो ये 3 का होगा, तो 25 लाख 5%, 70%, 3/12। जो हमने 3 महीने अपने इंटरेस्ट जो उस पर चार्ज किया है ना, वो हमें वापस दो, क्योंकि अब ये हमारी लाइबिलिटी नहीं रही, ये हमारी इक्विटी बन चुकी है। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और बस ख़त्म।